जय और राघव बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। जहाँ जय मैनेजर की पोस्ट पर था, तो राघव उससे एक पोस्ट नीचे। अरे यार, तू अभी तक काम कर रहा है? जल्दी चल, पब जाने का समय हो गया है। अरे तू जानता है ना, मैं ये पब बियर वियर यार इससे दूर हूँ। फिर भी तू रोज रोज पब क्यों ले जाता है? अरे ताकि तेरे लिए कोई पियक्कड़ लड़की ढूंढ सकूं जो तुझे ये सब सिखाए। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं जाना। अच्छा मजाक कर रहा हूँ पापा, चल अब। जय और राघव पब में जाते हैं। राघव खूब डांस करता है और बियर पीता है, जबकि जय एक लड़की को घूरे जा रहा था। लगता है लव हो गया मेरे दोस्त को। पर ये तेरे टाइप की नहीं है भाई। करोड़पति बाप की इकलौती बिगड़ी औलाद है। अरे पूजा नाम है इसका। तू इसे जानता है? हाँ, इसके पापा की कंपनी में मेरे पापा जॉब करते हैं यार, तो बस इसीलिए जानता हूँ। यही नाके पर तो रहती है। जय को पूजा पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, पर वो ये भी जानता था कि बियर पीने वाली और पार्टियों में जाने वाली बहू को उसकी माँ यानी सरिता कभी नहीं अपनाएगी। इसलिए वो सरिता को पूजा की इस आदत के बारे में बताता ही नहीं है। और फिर अरे ठीक है, लेकिन तूने ही तो कहा था वो करोड़पति है, तो क्या वो अपनी बेटी हमारे घर में देंगे? माँ, एक बार बात करने में क्या ही हर्ज है। आप तो वैसे भी मेरे लिए लड़की देख ही रही हो ना। ये भी सही है, चलो फिर कल ही चलते हैं। सरिता और जय अगले ही दिन पूजा के घर चले जाते हैं। जी बताइए, आप कौन? सरिता अपना परिचय देती है और कारण भी बताती है कि वो आई क्यों है। ये सुनकर तो जैसे शंभू के पर लग जाते हैं और वो खुशी के मारे तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। हमें तो लगा था आप हमारे घर में अपनी बेटी देंगे ही नहीं, क्योंकि हम आपके जितने अमीर नहीं है ना। लेकिन आप करोड़पति हैं, तो हम लखपति तो हैं ही। सरिता और जय खुशी खुशी चले जाते हैं और शादी की तारीख निकालते हैं। दूसरी तरफ शंभू के घर। मैं अच्छे से जानती हूँ आप उस लल्लू चप्पू से मेरी शादी क्यों कर रहे हो, मेरी बियर और अय्याश आदतों की वजह से ना। पर मैं कह देती हूँ, इस जबरदस्ती की शादी में सबसे ज्यादा सफर उन्हें करना पड़ेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। पूजा की आदतों के बारे में लगभग सभी को पता था, इसलिए उसके लिए रिश्ते नहीं आते थे। इसलिए जब सामने से जय का रिश्ता आया तो शंभू तुरंत मान गए और पूजा की धमकी के बाद भी उसकी शादी जय से करवा दी गई। आओ बहू रानी, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। रात होते ही जय अपने कमरे में जाता है और वहाँ का नजारा देख दंग रह जाता है। पूजा दुल्हन के लिबास में बैठी बियर पी रही थी। आ गया तू लल्लू चप्पू, बड़ा शौक है ना तुझे शादी करने का। कमबख्त ये बियर भी खत्म हो गई, चल वो दूसरी बोतल दे। जय बड़ी सादगी से दूसरी बोतल दे देता है। हाँ तो कहाँ थी मैं? लल्लू चप्पू, तू क्या सोच रहा है, सुहागरात मनाएगा? अबे चल बे, चुपचाप से कोना पकड़ और सो जा वहाँ। इस बिस्तर पर आने के बारे में सोचियो भी मत, वरना इतनी चप्पलें मारूंगी ना कि ये बंदर सी शक्ल काले जामुन जैसी हो जाएगी। मैंने कब कहा कि मैं इस बिस्तर पर सोऊंगा? वैसे मुझे तो ये पता है कि तुम मॉडर्न हो, बियर भी पीती हो, पर इतनी ज्यादा पीती हो ये नहीं पता था। खैर, अब शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी। अच्छा चलो तुम सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। जय का ऐसा नॉर्मल सा रिएक्शन देख पूजा की आंखें खुली रह जाती हैं। अगली सुबह सरिता दरवाजा खटखटाती है। पूजा, ओ पूजा बहू, उठ गई क्या? बेटा जरा जल्दी करो, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ बना दो ताकि शगुन हो जाए। जय जल्दी जल्दी बियर की बोतलें छुपा देता है और पूजा को भी उठा देता है। उसका नशा पूरी तरह से उतर चुका था, इसलिए वो नहाकर बाहर जाती है। बेटा आओ, मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे किचन दिल्ली में है और आपका घर नोएडा में। मैं खुद देख लूंगी। सरिता पूजा की बात को मजाक में टाल देती है। वही जय सरिता से बचते बचते पूजा के पास किचन में जाता है। ये लो, ये हलवा है। माँ से कहना कि ये तुमने बनाया था। तुम्हें शायद खाना बनाना नहीं आता है ना? किसने कहा? मैं ऐसा खाना बनाती हूँ कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। अब जाओ बाहर, मुझे काम करना है। जय को पूजा का ये अंदाज पसंद आ रहा था। वही पूजा भी जय के लिए थोड़ी पोलाइट हो रही थी। पूजा जल्दी से खुशबूदार हलवा सबको सर्व करती है। वाह वाह, क्या हलवा है! सच में पूजा बेटा, मैंने भी आज तक इतना स्वादिष्ट हलवा नहीं बनाया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है।
ऐसा कुछ नहीं है, बस कुकिंग का शौक था तो सीख लिया। वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद जय अपने ऑफिस चला जाता है और रात को पूजा कमरे में बैठी फिर से बियर पी रही होती है कि तभी नशे में एक बोतल उसके हाथ से गिर जाती है और आवाज सुनकर सरिता कमरे में आती है। हे भगवान, दिन में सीता और रात में गीता, तू शराब पीती है? अरे बुढ़िया, इसे शराब नहीं बियर कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेड बियर। आ तुझे पिलाऊं? ये कैसी बातें कर रही है बेशरम? इसलिए तेरे बाप ने तुझसे पल्ला झाड़ लिया ना? अब समझ आया इतनी अमीर लड़की को हमारे घर में बिहाने के लिए तैयार कैसे हुआ। अभी फोन करती हूँ मैं उसे और तुझे वापस तेरे घर एक्सपोर्ट करती हूँ। अरे रुक बुढ़िया, खबरदार जो तूने मेरे बाप को फोन किया तो। इतने में जय आ जाता है। देख रहा है तू कैसी डायन तेरे गले में बांध दी है? मैं उस शंभू को नहीं छोड़ूंगी। इस चुड़ैल की हकीकत हमें बताई क्यों नहीं? माँ, मैं सब जानता था और ये भी जानता था कि पूजा की इस आदत की वजह से आप कभी भी उससे मेरी शादी नहीं होने देंगी, इसलिए मैंने झूठ बोला। क्या तूने मुझसे झूठ बोला? इसके लिए? ये तूने अच्छा नहीं किया और इसे तो मैं वापस भेज के ही रहूंगी। सरिता बिन बताए शंभू को फोन कर खूब खरी खोटी सुनाती है और पूजा को वापस ले जाने के लिए अगले दिन ही बुला लेती। अगले दिन जय के कुछ कॉलीग्स राघव और बॉस पूजा से पहली बार मिलने के लिए घर आते हैं, जिन्हें जय ने बुलाया था और पूजा को अच्छे से मिलने के लिए भी कहा था। लेकिन बावजूद इसके पूजा बियर पी के छोटे छोटे कपड़े पहनकर नीचे आती है। जय, ये है तुम्हारी पत्नी? अरे यार, तुम नशे को हाथ भी नहीं लगाते हो और इसे देखो, लग रहा है कि 2 से 3 बोतलें तो लुढ़का कर आई है। हाँ सर, जय भाई, ऐसी पियक्कड़ी चाहिए थी तो फिर मुझे ही कह देते। अरे क्लब में बहुत पड़ी रहती हैं, किसी को भी उठा लाता। आप उससे कभी भी छुटकारा भी पा सकते थे। वैसे जो भी हो, भाभी है तो पटाखा। इन छोटे छोटे कपड़ों में बार डांसर लग रही हैं, ऊपर से बियर का नशा। दूर खड़ी सरिता ये सुनकर दुखी हो रही थी, लेकिन पूजा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर जय का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। बस बहुत हो गया। आप लोग मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पत्नी को आप कुछ भी कहेंगे। वो जो भी है, जैसी भी है, मेरी पत्नी है। शादी की है मैंने और इस शादी को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। और सर, मैं आपकी मिसेस के बारे में भी अच्छे से जानता हूँ। जिस बार में वो जाती है ना, वहां अक्सर राघव लेकर गया है मुझे। जय बस कर, क्या कर रहा है? बॉस है। अरे बॉस है तो क्या मेरी पत्नी को कुछ भी कहेंगे? बहुत हो गया, आप सब अब जा सकते हैं यहाँ से। ये तुमने अच्छा नहीं किया जय, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन कल से कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। इस कलमुही की वजह से तेरी जॉब भी चली गई। अब तेरा बाप आ ही रहा होगा। तुझे आज ही यहाँ से दफा नहीं किया तो मेरा नाम भी सरिता नहीं। इतने में शंभू भी आ जाता है। मैं चाहता तो नहीं हूँ, पर शायद पूजा मेरे साथ बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए उसका यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसे ले जाइए। पूजा नशे में थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो शंभू के साथ जाते हुए बार बार जय को देख रही थी। और फिर अगली सुबह, हाय मेरा सर, कितना दर्द कर रहा है, लगता है कल ज्यादा हो गई। इतने में पूजा को बीते दिन का पूरा किस्सा याद आता है और वो भागी भागी जय के पास जाती है। अब कहाँ जा रही है? अपने पति के पास पापा, मुझसे भूल हो गई जय को समझने में, मैं जा रही हूँ। ये सुनकर शंभू भी खुश होता है। पूजा जय के पास जाती है और, जय, प्यार करते हो ना मुझसे, तो क्या मेरी एक गलती माफ नहीं करोगे? मुझे अपना लो, मैं वादा करती हूँ एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनते ही जय बहुत खुश होता है और पूजा को गले लगा लेता है। जय की खुशी से सरिता भी खुश थी और वो लोग पूजा को अपना लेते हैं। पूजा भी धीरे धीरे बियर को छोड़ एक अच्छी बहू बनकर खुशी खुशी रहने लगती है। प्रताप बेटे, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, आज हमें लड़की वालों के घर जाना है। ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार तेरे हाथ पीले हो ही जाएंगे। माँ, तुम क्यों जिद कर रही हो? मेरा रंग तो देखो। ऑफिस में भी सब मेरे इस काले रंग की वजह से मुझसे दूर रहते हैं और तुम्हें लगता है कि कोई लड़की मुझे पसंद करेगी? अरे क्यों खामखा अपनी और मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। तू देखना, मेरा मन कहता है तुझे चांद जैसी लड़की मिलेगी। प्रताप का रंग बहुत काला था,
जिस वजह से मोहल्ले के लोग उसे काला कलूटा कहकर बुलाते थे। प्रताप को कई लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी वो सरला के कहने पर एक आखिरी बार लड़की देखने के लिए जाता है। आइए बहन जी, आइए आइए, स्वागत है आपका मेरे घर में। नमस्ते भाई साहब, ये है मेरा बेटा प्रताप। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई मैं रंग रूप को नहीं मानता, दोनों ऊपर वाले की ही देन है। भला हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। बस हमारी बेटी चांद तुम्हें पसंद कर ले, फिर अगले ही हफ्ते तुम दोनों की शादी करवा देंगे। इतने में चांद हाथ में चाय लिए आ जाती है। चांद बहुत खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग और प्यारी सी मुस्कान देखकर प्रताप पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेता है। वही चांद को भी प्रताप पसंद आता है, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी करवा दी जाती है। अरे क्या बात है सरला, पूरे मोहल्ले में सिर्फ तेरी ही बहू की बातें हो रही हैं। सब यही कह रहे हैं कि सरला बहू तो बहुत सुंदर लाई है, एकदम चांद का टुकड़ा। हाँ हाँ, होगी भी क्यों ना, मेरी बहू जो है और फिर मेरा बेटा भी तो लाखों में एक है। मैं तो पहले ही कहती थी, जिस दिन मेरे बेटे की बहू आएगी पूरा मोहल्ला देखेगा। सही कह रही है तू, तेरा बेटा तो शाहरुख खान दिखता है। क्यों मजे ले रही है सुलोचना, साफ साफ बोल देना कि मेरा बेटा काला है। वैसे भी तुम मोहल्ले वाले तो उसे काला कलूटा कहते हो ना, पर अब उसी काले कलूटे की किस्मत देख चांद सी बहू लाया है। चला, मुझे बहुत काम है, फिर मिलती हूँ। यूं ही दिन गुजरने लगते हैं। चांद पूरे घर को संभालने लगती है और सरला भी उससे बहुत खुश थी। सच कहूँ चांद, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मुझ जैसे लड़के को इतनी अच्छी लड़की मिल गई। तुमने तो मेरी सोई हुई किस्मत ही जगा दी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। बताओ शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। कुछ नहीं, बस आप जल्दी आ जाइएगा, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतना कहकर प्रताप ऑफिस चला जाता है। वही चांद छत से कपड़े लेकर आती है। माँ जी, मैं जब भी छत पर कपड़े सुखाने जाती हूँ, पड़ोसी जो है कलुए की बहू चिल्लाने लगते हैं। अच्छा, इन पड़ोसियों का ऐसा ही है। मेरे बेटे को इतनी सुंदर बहू मिली है कि जल भुनकर राख हो रहे हैं ये सब। तू छोड़, और हाँ, अब से छत पर मत जाया कर, मैं कपड़े सुखा दिया करूंगी। एक रोज सरला और चांद बाजार में सामान लेने के लिए जाती हैं, जहाँ हर कोई बस चांद को ही घूरे जा रहा था। इसी मोहल्ले में एक बल्लू नाम का लड़का भी रहा करता था, जो बहुत अय्याश था। ओहो, आज तो किस्मत ही खुल गई मेरी, जो चांद के दर्शन हो गए। हे भगवान, ना जाने मेरी किस्मत कब जागेगी और कब मुझे इतनी सुंदर बीवी मिलेगी। ए बल्लू, तेरा दिमाग खराब है क्या? कैसी बातें कर रहा है? एक खींच के लगाऊंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। भड़कती क्यों हो काकी? मैं तो बस अपनी दिली इच्छा बता रहा था। वैसे चांद भाभी से भी पूछ लो, शायद उन्हें मेरी बातें पसंद आ रही हो। इतने में वहाँ प्रताप आता है और बल्लू के साथ दो दो हाथ करता है, लेकिन बल्लू उल्टा प्रताप की ही धुलाई कर देता है। क्या जरूरत थी आपको उस आवारा से उलझने की? अरे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। अब देखिए क्या हालत करवा ली है। शक्ल तो है ही नहीं, पर बाजुओं में दम भी नहीं है। भगवान जाने बाबूजी ने आप में क्या देखा। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पति है वो तुम्हारा। तो माँ जी, इन्हें क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? अरे वो बक रहा था, बकने देते, पर नहीं, हीरो बनेंगे, अब देख लीजिए। इस रोज से चांद प्रताप के साथ ठीक से बात करना भी बंद कर देती है, उल्टा उसके रंग को लेकर उसे ताने देती है। सुलोचना, मुझे लगता है कि मैंने प्रताप की शादी चांद से करवा के गलती कर दी है। बाजार में जो हुआ उसके बाद से चांद प्रताप के साथ कुछ कटी कटी सी रहती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। मैं तो पहले ही कहती थी, बहू ऐसी लाना जो कलुए का मेरा मतलब है प्रताप का सम्मान कर सके। वैसे मुझे तो पक्का यकीन है तेरी बहू मतलब चांद में कोई तो कमी है, वरना वो प्रताप से शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई? तुझे ऐसा क्यों लगता है? तो खुद ही सोच, वो पढ़ी लिखी नए ख्यालात की लड़की है, ऊपर से इतनी सुंदर, मानो आसमान से परी उतर आई हो। वो भला प्रताप जैसे काले भद्दे लड़के से शादी क्यों करेगी? सरला तब तो चुप रहती है, लेकिन सुलोचना की बातें उसके मन में घर कर गई थीं। पीछे खड़ी चांद ने भी ये सब सुन लिया था, इसलिए वो अपनी सास पर भड़कने लगती है।
माँ जी, आप ना ये सुलोचना आंटी की बातें ना सुननी ही बंद कर दो तो बेहतर है। बस घर में आग लगाना आता है इन्हें। अरे माना मैं प्रताप जी से थोड़ी नाराज हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उन्हें प्यार नहीं करती। मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ और प्यार भी। पर ये सुलोचना आंटी, इन्हें तो मैं बता कर रहूंगी। माना कि सुलोचना ने ज्यादा बोल दिया, लेकिन उसने बात तो सही कही है। मतलब अब आपको लगता है कि मुझ में ही कमी है? वाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैंने आपके उस काले कौवे से शादी करके उसकी जिंदगी संवार दी, और आप कहती हैं मुझ में ही कमी है। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। इतने में प्रताप आता है। क्या हुआ माँ? चांद रो रही है, सब ठीक तो है? सरला उसे पूरी बात बताती है। क्या माँ, वो मुझसे नाराज है बस, और कुछ नहीं। सब ठीक है हमारे बीच। उसने कल ही मुझसे माफी मांगी। आप बिना चांद चांद। बड़ा आया जोरू का गुलाम। अरे काला कौवा कहा उसने मेरे बेटे को, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन एक गोरा हैंडसम लड़का चांद की तलाश में मोहल्ले में आता है। अरे सुनिए आंटी जी, यहाँ चांद का घर कौन सा है? चांद मतलब वही जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई है? हाँ हाँ, वही चांद। कहाँ है, आप बताएंगी मुझे? हाँ हाँ जरूर, पर पहले बताइए आप हैं कौन? मैं चांद का पहला पति हूँ। ये कागज एलिमनी के पैसे उसे देने थे, तो आप ले चलेंगे मुझे उसके घर? ओह, अब समझ आया कि उस हूर की परी को ये काला कौवा क्यों पसंद आया। अरे आओ भैया आओ। सरला, अरे ओ सरला, जरा बाहर तो आ। तेरी चांद पर कितना बड़ा दाग है, देख तो सही। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? गला मैं नहीं, ये जनाब फाड़ रहे हैं। पूछो तो सही कौन है ये? इतने में चांद वहाँ आ जाती है। कोई नहीं है, मेरा दोस्त है। ओहो देखो तो भोली को, दोस्त है। सरला इसका पहला पति है ये, तलाकशुदा है तेरी चांद। एलिमनी के पैसे लेकर आए हैं ये भाई साहब। ये सुनते ही सरला के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। मतलब तू बिल्कुल सही कह रही थी सुलोचना, इस लड़की ने मेरे बेटे को धोखा दिया है। ये तलाकशुदा है। माँ जी, हाँ मैं तलाकशुदा हूँ, पर अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता हो या ना हो, पर अब तू 1 मिनट यहाँ नहीं रहेगी। चल बाहर हो जा। मतलब तुमने इन बेचारों से झूठ बोला? ये तो होना ही था। खैर ये लो, रखो तुम्हारे एलिमनी के पैसे, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सौरभ चला जाता है और सरला चांद को घर से बाहर निकाल देती है। तभी प्रताप भी वहाँ आ जाता है। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? सरला प्रताप को पूरी बात बताती है। माँ, तो क्या हो गया अगर वो तलाकशुदा है? मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़के में ही कोई कमी रही होगी। अरे चांद थोड़ी गुस्सैल जरूर है, पर दिल की बुरी नहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगी। मैंने आपको क्या क्या नहीं सुनाया, और आप मेरा ही साथ दे रहे हैं। सच ही कहते हैं पिताजी, आपके जैसा पति तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए। पत्नी हो तुम मेरी, माफी मत मांगो। जो हुआ उसे भूल जाओ। और माँ, अब तुम भी सब भूल जाओ। सब अंदर चलो। इस तरह प्रताप की अच्छाई देख चांद को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वही सरला भी प्रताप की खुशी के लिए चांद को अपना लेती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। चंपानगर नाम के एक गांव में ममता और सुरेखा नाम की 2 औरतें रहा करती थीं। ना जाने ये गरीबी कब मेरा पीछा छोड़ेगी। ए जी, ये ईंट पत्थर ढोने के अलावा और कोई काम नहीं सीख सकते थे क्या? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें पसंद किया। तुम रोज सुबह सुबह मुझे ताना मारना बंद करो। मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं गरीब हूँ। जो है बस यही है। अब मैं जा रहा हूँ। इतने में गांव की ही फूलमती ताई आती है। पूरा गांव जानता था फूलमती ताई गांव वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है, लेकिन फिर भी ममता की उनसे खूब पटती थी। अरे ममता, ओ ममता, कहाँ मर गई? यही हूँ ताई, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। आइए। क्यों भला, किस्मत को क्यों कोस रही है? क्या हुआ? वही पैसों के लिए किच-किच, ये कुछ कमाते ही नहीं है ताई। ना जाने ये गरीबी कैसे दूर होगी। तो ये बात है। वैसे तूने सुरेखा को देखा है? वो क्या कहते हैं, हाँ, मैक्रोनी बेच बेच कर खूब पैसे कमा रही है। अपने बच्चे को भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रही है। हाँ जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? क्यों ना तू भी वो मैक्रोनी बनाना शुरू कर दे। खाना बनाने में तो तू भी अच्छी ही होगी। अरे हाँ फूलमती ताई, बात तो आप सही कह रही हो। फूलमती ताई की बातें सुन ममता अगले दिन से ही
सुरेखा के ठेले के सामने अपना मैक्रोनी का ठेला लगा लेती है और खूब जोर जोर से आवाज लगाती है, मैक्रोनी ले लो, मैक्रोनी, गर्मा गर्म मैक्रोनी। ममता की आवाज लगाने पर कुछ ग्राहक उसकी मैक्रोनी खाने आते हैं। बुरा मत मानना ममता बहन, लेकिन तुम्हारे हाथ की मैक्रोनी में वो बात नहीं है जो सुरेखा बहन की मैक्रोनी में है। मेरी मानो तो अपना ठेला वापस ले जाओ। इस तरह कुछ और लोग भी मुंह बनाकर वापस सुरेखा के ठेले पर मैक्रोनी खाने जाते हैं। ये देखकर ममता को बहुत गुस्सा आता है और शाम को घर लौटते ही वो वैद्य जी के पास जाती है। क्या हुआ ममता, तबीयत तो ठीक है? वैसे कह देता हूँ, इस बार उधार दवाई नहीं दूंगा मैं। मुझे दवाई की नहीं, किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसे डालते ही मेरी मैक्रोनी खाने के लिए ग्राहकों की लाइन लग जाए। तो तूने काम शुरू किया है। चलो, मैं तेरी इच्छा पूरी किए देता हूँ। वैद्य जी ममता को एक छोटी सी डिब्बी देते हुए कहते हैं, ममता, इसे बस 2 चुटकी अपनी मैक्रोनी में डालना, फिर देखना तुम्हारी मैक्रोनी कैसे धड़ाधड़ बिकती है। वैद्य के कहे अनुसार ममता 2 चुटकी मसाला अपनी मैक्रोनी में डाल देती है और उसकी खुशबू से ग्राहक ममता के ठेले पर खींचे चले आते हैं। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया ममता बहन, क्या मैक्रोनी खिलाई है। ऐसी मैक्रोनी तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाई। अब से मैं तुम्हारा परमानेंट ग्राहक हूँ। शाम होने से पहले ही ममता की पूरी मैक्रोनी बिक जाती है, जबकि सुरेखा की आज एक प्लेट भी मैक्रोनी नहीं बिकी थी। वाह वाह, वैद्य जी की डिब्बी ने तो कमाल कर दिया। आज तो मेरी कितनी कमाई हुई है। अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैद्य जी के मसाले की वजह से ग्राहकों ने सुरेखा के ठेले पर जाना बंद कर दिया और ममता मालामाल होती चली गई। वही सुरेखा के हालात खराब हो रहे थे। आज भी खाली हाथ क्यों चला रही है ये ठेला? मैं काम कर रहा हूँ ना। अरे कम खाएंगे, लेकिन यूँ पैसे बर्बाद तो नहीं होंगे। देखो, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ममता के सामने तुम्हारा ठेला नहीं चलेगा। लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। वैसे भी ममता तो ठीक से दाल भी नहीं बना सकती, फिर इतनी अच्छी मैक्रोनी भला कैसे बना सकती है? सुरेखा, तुम भोली हो और दुनिया चालाक। मैं जानता हूँ वो कुछ तो गड़बड़ कर रही है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और ईमानदार रहकर ही मैं सब ठीक करूंगी। मैं और मेहनत करूंगी और ज्यादा अच्छी मैक्रोनी बनाऊंगी। फिर देखना, लोग जरूर मेरे ठेले पर आएंगे। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा रुको, ये लो। ये क्या है? मैं शहर गया था, वहाँ से लाया हूँ। ये चीज है और ये मैगी मसाला। इसे अगर तुम अपनी मैक्रोनी में डालोगी ना, तो मैक्रोनी और भी टेस्टी बनेगी। अरे वाह, मैं कल ही कोशिश करूंगी। सुरेखा जैसे ही अपनी मैक्रोनी में चीज और मैगी मसाला मिलाती है, एक अलग ही खुशबू ग्राहकों तक पहुंचती है। क्या खुशबू आ रही है। 1 मिनट ममता बहन। अरे सुरेखा, आज तुम्हारी मैक्रोनी खाने का बड़ा मन हो रहा है। अब बड़ी अच्छी खुशबू है। जरा 1 प्लेट तो दो। लोगों को सुरेखा की ये चीज और मैगी मसाला वाली मैक्रोनी खूब पसंद आती है, जिस वजह से ममता के सभी ग्राहक उसके ठेले पर आ जाते हैं। इस सुरेखा का तो कुछ करना पड़ेगा। मेरा काम चौपट कर रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ममता देर शाम वैद्य जी के पास जाती है। अरे ममता, आओ, बड़े दिनों के बाद आई हो। कैसा चल रहा है काम? अब तक तो सब ठीक था, लेकिन ना जाने वो सुरेखा मैक्रोनी में क्या डाल रही है कि कुछ ही दिनों से लोगों ने मेरे हाथ की मैक्रोनी खाना ही छोड़ दिया है। अब आप मुझे कोई और नुस्खा दीजिए ताकि मैं फिर से ढेर सारे पैसे कमा पाऊँ। तो ऐसी बात है। अच्छा रुको। हाँ, ये लो, ये है मेरा खास मसाला। इसे तुम मैक्रोनी में मिलाकर एक बार किसी को खिला दो तो वो दोबारा तुम्हारे ठेले पर ही खींचा चला आएगा। पर याद रहे, ज्यादा मात्रा में मिलाने पर जुलाब, पेट दर्द और सर दर्द तो होगा ही, साथ ही जान जाने का खतरा भी हो सकता है। समझ गई वैद्य जी, सब समझ गई। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, 500 रुपए मसाले के। 500? वैद्य जी, अभी तो पैसे नहीं लाई हूँ, लेकिन हाँ, फायदा हुआ तो मैं आपको जरूर दूंगी। इस तरह ममता बिना वैद्य को पैसे दिए घर चली आती है और खाना खाकर सो जाती है। आज फिर ममता जल्दी सो गई। चलो कोई नहीं, जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूँ। किशन खाना ले ही रहा था कि तभी उसे वो बोतल नजर आती है। लगता है चाट मसाला है, खाने में डालकर खाता हूँ, मजा आ जाएगा। किशन अनजाने में वैद्य का दिया वो केमिकल ज्यादा मात्रा में खाने में डालकर खा लेता है और फिर अगली सुबह, ए जी, आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए।
ममता की आवाज सुन सुरेखा और कुछ गांव वाले आते हैं। ममता तू चिंता मत कर, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। सुरेखा तुरंत डॉक्टर को लेकर आती है और वो किशन का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? इतने में किशन की आंख खुल जाती है। ए जी, आप ठीक तो हैं? ये मोटे मोटे दाने कैसे हुए और आप बेहोश कैसे हुए? मैंने तो बस वो मसाला खाने में डालकर खाया था। सुबह उठा तो चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ा और ये दाने भी उभर आए। किस मसाले की बात कर रहे हैं ये? ममता रोते हुए सब कुछ बता देती है और डॉक्टर को वो मसाला भी दिखाती है। सत्यानाश, आप जानती हैं ये केमिकल है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। आप अपने लालच में बेचारे गांव वालों की जान से खेल रही थी और अब तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगा। माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, इससे गलती हो गई, अब से ये ऐसा नहीं करेगी। डॉक्टर सुरेखा की बात मान जाता है और ममता को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे सुरेखा, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, तेरा रोजगार तक छीन लिया और तू फिर भी मेरा साथ दे रही है। जो हुआ उसे भूल जा, अब सब ठीक है, बस किशन भैया का ध्यान रख। तू सच में महान है। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी और न ही अब से मैं मैक्रोनी बेचूंगी। ये काम तेरा था और तेरा ही रहेगा। इस तरह ममता अपनी मैक्रोनी की दुकान बंद कर देती है और सुरेखा एक बार फिर सभी को अपने हाथ की स्वादिष्ट मैक्रोनी खिलाने लगती है।